बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज 27 बरस मुकम्मल हुए हैं वो कुव्वत बने हुए कि जिस कुव्वत में मुस्लिम दुनिया में पहले थे और पूरी दुनिया में 7वें नंबर के ऊपर। जिस दिन हमने अहद किया कि तागूती ताकतों के सामने झुकना नहीं है, जिस दिन हमने ये अहद किया कि बैरूनी दबाव या तसल्लुत हम अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस दिन का ये फ़ैसला और आज उसके 27 बरस मुकम्मल होना और आज यौम तकबीर के तौर पे मनाया जाना, मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ़ तकारीब का एहतमाम किया गया और उन लोगों की जो कोशिशें थीं, उन लोगों की जो जिद्दोजहद थी जिसने मुल्क को इस सतह तक ला पहुँचाया, वो बड़े नाम, वो बड़े दिमाग, वो लोग जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया है कि दुनिया के सामने हम सर उठा के जी सकें। बहुत सारी आरा पाई जाती होंगी पाकिस्तान के बारे में, माशी तौर पे कमज़ोर होने के बारे में, लेकिन अगर कोई आपको दबोचना चाहे, अगर कोई आपको हड़प करना चाहे, अगर कोई आपको साइड लाइन करना चाहे, अगर कोई आपको कॉर्नर करना चाहे, तो सिर्फ एक वजह है जो आपको वो नहीं कर सकते, वो थी पाकिस्तान की एटमी कुव्वत बनना। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान की सरबराही में पाकिस्तान ने जिस तरीके से ये मार का सर अंजाम दिया, जिसकी लॉ जलाई गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में, और फिर वो चलते चलते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में आई, और फिर बड़े दिमागों ने जब फैसला किया कि बैरूनी सतह के दबाव को यकसर नज़रअंदाज करके पाकिस्तान को वो एटमी कुव्वत बनाना है जिसकी गवाही चागी के पहाड़ों ने दी, तो आज भी दुनिया के अंदर अगर कहीं हमें चबा जाने की सूरत में कोई अज़्म उठता है तो ये बात जो दिमाग के अंदर रोशन होती है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, तो वो तमाम मज़ाहमती इस्तारे चकनाचूर हो जाते हैं। इसी से बात का आगाज़ करते हैं और फिर दीगर मंजरनामे की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, आज के दिन पे क्या पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की। डॉक्टर कदीर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और सबसे बढ़कर मैं बिल्कुल क्लियर कहूँ, नहीं कर सकते थे आप धमाके। जिस शख्स ने भी पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ रखता है, किसी भी, उसने इस एटमी कुव्वत बनने में अपना किरदार अदा किया है। डॉक्टर कदीर से लेकर मैं कह रहा हूँ कि एक वो शख्स भी जिसने बेशक उस तजर्बे के वक्त हाथ लगाया है, वो सब खराज तहसीन है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम दुनिया की ना सिर्फ सुपर पावर है बल्कि आलम इस्लाम की वो पावर है कि अब पूरा आलम इस्लाम हमारी तरफ देखता है कि ये हमें बचाएंगे। अगर हम पर कोई हमला होता है तो ये बचाएंगे, हमारी तरफ नजरें। खासकर जो हमने 9 और 10 तारीख को भारत को जो हमने नाक की लकीरें निकलवाई हैं, भारत के साथ जो हमने किया है और भारत को जो बताया है कि तेरी औकात क्या है, तो उसके बाद तो यार बिल्कुल ख़त्म हो गई। और सलूट है पाकिस्तान को। और हम ये कह सकते हैं कि आओ, किसी में जुर्रत है तो सिर्फ यहाँ से गुज़र के दिखाए। तो गुज़रने से पहले नरेंद्र मोदी से पूछ ले कि हम हाल करते क्या हैं। नरेंद्र मोदी के साथ सर हुआ क्या है? कितना का? पूरा नरेंद्र मोदी ने प्लान बनाया हुआ था, जिसे आज भारत का सोशल मीडिया, बल्कि आज के सोशल मीडिया पे ये बड़ी गर्दिश कर रही है बात कि नरेंद्र मोदी ने प्लान बनाया हुआ था कि आज मैं पाकिस्तान को एक सरप्राइज़ दूंगा। आज के दिन उसका प्लान था कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बनाए, जश्न मना रहा होगा, और मैं कोई ऐसा काम करूंगा कि उधर अपने मुल्क में कहूँगा देखो मैंने ये कर दी। मेरे पास जो इतला है कि नरेंद्र मोदी की तमाम फोर्सेस के ज़िम्मेदारान ने कहा कि ये जुर्रत मत करें, ना हम पाकिस्तान से लड़ सकते हैं ना हम जीत सकते हैं, और अब लड़ाई शुरू हुई तो बंद नहीं होगी। फिर नरेंद्र मोदी के इत्तेहादियों ने यह कहा कि जनाब आपकी वजह से भारत का तो नुकसान हुआ सो हुआ, हमारा भी बेड़ा गर्क हो गया है,
हमारा भी बेड़ा गर्क हो गया है। फिर नरेंद्र मोदी साहब बहादुर जो हैं, तो फिर ये प्लानिंग भी आज नाकाम हुई, आज ये शिकस्त भी हुई। और मैं आपको ये बिल्कुल कन्फर्म बता रहा हूँ कि आज की जो उनकी प्रोग्राम था, जिस पे आज उन्होंने अपने मीडिया को कहा हुआ था कि जनाब तैयार रहें, आज सुबह से ज़रा उनका मीडिया देखें ना ज़रा, फिर वो एक जंगी माहौल बना के बैठा हुआ था। और इस वक्त उनका माहौल जो है ना, वो 20-25 मौतें एकदम हो जाए ना किसी घर में, और रोने वाले कम हों और लाशें ज़्यादा पड़ी हों, तो ये आलम है इस वक्त उनके मीडिया का। ये मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अब तो मैं कह रहा हूँ कि एक मैच उनके मीडिया के साथ भी हमारा हो जाना चाहिए। ये तो आलम नहीं, क्यों सर, हल्की टीम के साथ क्यों खेलना है? नहीं, उन्होंने पूरी जिंदगी हल्की टीम के साथ ही खेला है। नहीं तो आपने क्यों खेलना है फिर हल्की? नहीं, हाँ, असी के कुटते लइए ना सितना इन्होंने भी, ये जो उत्थे बैग कर देने। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये नरेंद्र मोदी का ख्वाब चकनाचूर हो गया। या सर अब पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, इंशाल्लाह हमारे पास और ऐसे मज़ाइल और ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम चैलेंज करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी को तंग नहीं करते, हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते, लेकिन अपने साथ ज़्यादती बर्दाश्त भी नहीं करते और ना ही अपने साथ ज़्यादती को बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अब वक्त है पाकिस्तान को मजबूत होने का। ठीक, अब मुआशी तौर पे हमें इतना मजबूत होना है कि ये जो हम बहस में पढ़ते हैं ना कि ये टैक्स लग गया, ये हो गया, गरीब किस तरह, हमने गरीब को इतना बेहतर बनाना है। वो किस सूरत में होगा? जब करप्शन का खात्मा होगा, जब इस मुल्क में असल हुक्मरानी होगी, जिनको अवाम हुक्मरान बनाते हैं, जिनको अवाम वोट देते हैं, उस वक्त। मसलन आज की आप ले लें खबर, में ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहा था कि कई एमएस ने जाली अपनी डिग्रियां बनाकर एमएस लगने के लिए दरखास्त अप्लाई किया हुआ था पंजाब में। ये बलोचिस्तान में नहीं, केपीके में नहीं, सिंध में नहीं, पंजाब में, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उस पर एक्शन लिया है। और वो, लेकिन ये देखिए वो कितने अरसे से डॉक्टर होंगे। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे में बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मलिक अहमद खान बुचर साहब, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, और कौसर काज़मी साहब, साबिक तर्जुमान हुकूमत पंजाब, वो हमें ज्वाइन करेंगे। कहीं नहीं जाएगा शेविरास। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त जो तगदो जारी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूछती है कि बताएं जी क्या छोड़ दें कि जिसके बाद आपको ये लगता है कि रिहाइयाँ मुमकिन हो सकती हैं, ये मुकदमात ख़त्म हो सकते हैं, पाकिस्तान की फ़ज़ा साजगार हो सकती है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त तरजीहात में शामिल है कि सियासी इत्तेहाद या सियासी जो इस वक्त कसम पुरसी की कैफियत दिखाई देती है उसके बादल छट जाएँ और बेहतरी की तरफ, नॉर्मलाइजेशन की तरफ चीज़ें चलें, या फिर अभी ये लगता है कि अभी तो असल में दमादम मस्त कलंदर होगा, अभी तो एक एपिसोड चला है जिसके बाद अभी पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है उसने माजी का ही हवाला जो है वो देते हुए मुस्तकबिल की तरफ गामजन होना है। बजट के अंदर क्या सिफारिशात हैं और उससे क्या नताइज जो हैं वो निकलते हुए दिखाई देते हैं, इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी, कौसर काज़मी साहब। कौसर काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी बीच में हमें आगे चल के ज्वाइन करेंगे मलिक अहमद ख़ान, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली। बुचर साहब जब ज्वाइन करेंगे तो उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कौसर काज़मी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, क्या समझते हैं आज के दिन की भी मुनासबत देख लें, गुज़श्ता 2 हफ़्तों की आप हैपनिंग भी देख लें, एक वक्त में ये लगा था कि वो जो कुदूरतें, मुनाफ़क़त या फिर रंजिशें, नज़रियाती इख्तलाफ, उसकी झाग यकदम बैठ गई, बर्फ़ें पिघल गईं, मंजरनामा तब्दील हो गया। अब पाकिस्तान में एक रिकॉन्सिलिएशन का मंजरनामा होगा बग़ैर किसी NRO के, सिर्फ एक इवेंट इसको बुनियाद बना गया। हम ये समझ रहे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता परतें फिर से खुल रही हैं, लहजे फिर गर्म हो रहे हैं। इसके पीछे की वजूहात आप क्या देखते हैं और क्या समझते हैं कि ये तो वक्त की ज़रूरत है, ये वक्त की नज़ाकत ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यासिर, देखें वो तो वक्त था ना, भारत ने अलल अलान ये कह दिया कि पाकिस्तानी अवाम खुदा न खास्ता अपनी अफवाज के पीछे नहीं खड़ी हुई, ये बेहतरीन वक्त है पाकिस्तान पे हमला करने का। तो पूरी पाकिस्तानी कौम ने दिखाया भारत को कि तुम्हारी ये काम
ख्याली थी जिस तरीके से तुमने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, उनके मुबस्सरीन हो, उनका बकवास फजूल सा एक मीडिया, उस पर यही बहस होती थी कि भाई पाकिस्तानी अवाम तो अफवाज और इनके दरमियान तो बहुत बड़ी खलीज है, तो ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तानी अवाम इनके पीछे खड़ी हो। तो उस वक्त पूरी कौम एक वाकई सीसा पलाई दीवार, बुनियान अल मरसूस आपके सामने था। जिस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया भारत के खिलाफ, तो पूरी दुनिया के लिए ये एक मिसाल बन गया कि अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को नाको चने चबवाए हमने, और पूरी दुनिया ने इसको देखा। जो भारत लीडर बबकियां अभी तक है, मुझे सुन के बड़ा मजा आया राना अजीम साहब से जब आपने सवाल किया तो उनका जवाब था कि मोदी हो चुके हैं। भाई आप वजीर आजम के मनसब पे बैठ के जब आप शोले मूवी के कोई डायलॉग बोलेंगे और गोली मारने की और रोटी खाने की बात करेंगे, तो इस वक्त भारत के अंदर जो लोग हैं वो भी अपने वजीर आजम पे हंस रहे हैं कि पहले मार पड़वाई, मार खाई, अब वो दोबारा वो फिल्मों के डायलॉग बोलना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, कौम तो अफवाज के साथ खड़ी थी। अब क्या हुआ? अभी मसला ये है कि जो लोग ये कहते हैं ना कि किसी किस्म का कोई एनआरओ दे के किसी शख्स को जेल से बाहर ले आए, देखिए ऐसा हो नहीं सकता ना। एक अदालत से सजा याफ्ता जो आदमी है वो जेल के अंदर है, किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत उसको छोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ पे ये जो कहते थे कि वजीर आजम पाकिस्तान बे इख्तियार है, इस मामले में उनके पास वाकई इख्तियार नहीं है कि वो किसी को अपने एक हुक्म से या अपने एक साइन से वहां से छुड़वा सकते हैं। मामला जो है वो 190 मिलियन पाउंड का केस था जिसकी वजह से खान साहब को सजा होती है, अदालतों से सजा हुई। अब तहरीक इंसाफ को ये मानना पड़ेगा कि वो सजा अदालतें ही खत्म कर सकती हैं, वो फैसले अदालत से होंगे। हाँ, आपने अपनी पार्टी के किसी शख्स को चेयरमैन बनाया हुआ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमेशा ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, आए चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी करते हैं, चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, जिस लिहाज से आपने आना है आप बैठे हमारे साथ बात करें। अब मसला ये है कि किसी बंदे के पास, पीटीआई के बंदे के पास इख्तियार नहीं है। अगर वो किसी बात पे राजी होते हैं, बात करते हैं, उनके जो चेयरमैन इस वक्त है, तो इमरान खान साहब उसको वीटो कर देते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर जो डिबेट्स आपको नजर आ रही हैं। काज़मी साहब, आपने कहा कि अदालतों का इख्तियार है, अदालतें ही करेंगी। वाकई इसी तरह जहाँ जिस अदालत ने सज़ा दी है उसी अदालत को चाहिए वहीं से जाके रिलीफ मिलेगा। लेकिन अडयाला जेल है आप पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुक्म देता, आपने भी अदालतों की बात की है कि इनकी मुलाकात करवाई जाए। वकला की मुलाकात के लिए भी कहते हैं नाम जो जाएंगे वो मुलाकात करवाई जाए, फैमिली के लिए भी मुलाकात करवाई जाए। तो कल आपने अली मोहम्मद ख़ान जो सबसे नरम मजाज शख्सियत हैं, आपने वो सारा देखा होगा सोशल मीडिया पे भी, टीवी पर भी। तो फिर जब अदालत का हुक्म है एक चीज़ का, तो फिर उस पर आपकी हुकूमत के दौरान आपके ही पंजाब में अडयाला जेल में ये क्यों नहीं होने दिया जा रहा? काज़मी साहब, इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, मैं वेलकम कर लेता हूँ। मलिक अहमद ख़ान बुच्चर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। काज़मी साहब, आपको भी मालूम हो, मैं पहले तारुफ तो करवा चुका था। बुच्चर साहब ज़रा कमेंट हो जाए काज़मी साहब का, फिर आपकी तरफ आता हूँ। जी काज़मी साहब। देखिए राना साहब, बिल्कुल आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की जी, और मुझे हैरत भी होती है कि हमेशा जो इख्तलाफात या कोई नाराज़गी का इजहार होता है वो अलीमा खान साहिबा की तरफ से क्यों होता है। वहाँ पे बुशरा बीबी भी पाबंद सलासुल हैं इस वक्त। उनका जो खानदान का कोई भी फर्द जाता है, आज तक आप मुझे एक लफ्ज़ बता दें कि उनके किसी खानदान के फर्द ने आगे आगे ये कहा हो कि हमें रोका गया है मुलाकात से, या हमें मुलाकात नहीं करने दी जा रही, या बुशरा बीबी को जेल के अंदर कोई मसाइल हैं। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि अलीमा खान साहिबा जब वहां पे जाती हैं, पुलिस के साथ झड़पें भी नजर आती हैं, मसाइल भी नजर आते हैं, उनके गिले शिकवे भी नजर आते हैं। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि दो खानदान है, एक चुप करके खामोशी से जाके वहां पे मिलता भी है, कोई मसला नहीं होता, और दूसरा जो है वो जाता है जब पुलिस की कोई रुकावटें हो, कोई एरिया कॉर्डन ऑफ किया हो, उसको लाते मार के तोड़ा भी जाता है। उनके साथ जो लोग होते हैं वो जेल के दरवाजे से अंदर जाने की भी कोशिश करते हैं। हाँ, इसके बावजूद अगर अदालती किसी हुक्म की जो है वो हुक्म अदूली होती है, तो मलिक अहमद खान भाई या दूसरे जो हमारे अफराद हैं जिनको कोई गिला शिकवा है, तो बिल्कुल अदालतों से उनको रुजू करना चाहिए। जो सुपरिटेंडेंट जेल होता है उसके पास ये इख्तियार होता है, और माजी में हमने देखा कोट लखपत जेल के अंदर हमारे साथ कई दफा इस तरह हुआ कि बरतानिया से जाते थे मियां नवाज शरीफ को मिलने, बड़ी मुश्किलों से नाम लिखवाते थे, लिस्ट में नाम होता था, जेल के दरवाजे से हमें वापस भेज दिया जाता था कि भाई आप अंदर नहीं जा सकते। तो ये जो जेल के कवायद और जवाबत हैं, इसके हवाले से हमें बिल्कुल देखना पड़ेगा
कि जेलर को अगर अदालती हुक्मनामा मौसूल हुआ है तो वो किसी की मुलाकात में रोड़े क्यों अटका रहा है। लेकिन जो हमारी इतलात हैं, जो फहरिस्त आती है, वो इमरान खान साहब की तरफ से आती है कि मैंने फलां शख्स से मुलाकात करनी है। अब आपने माजी में ये भी देखा कि सलमान अकरम राजा साहब खड़े होते हैं, वहां से गुजर के जनाब बाबर अवान चले जाते हैं, सलमान अकरम राजा जेल हुकाम के साथ लड़ पड़ते हैं। भाई इस शख्स को आप क्यों इमरान खान से मुलाकात करने भेज रहे हैं, जबकि नाम इमरान खान साहब की तरफ से अंदर से आया होता है। अब बाहर जो लोग हैं उनको नहीं पता भाई खान साहब किससे मिलना चाहते हैं, किससे नहीं मिलना चाहते। तो इनके जो बामी इख्तलाफात हैं वो हमारे सर तो ना फेंके ना, इसमें पंजाब हुकूमत का या फेडरल का कोई कसूर नहीं। जी मलिक साहब, ये जो बातें या उज़र उठाए गए कौसर काज़मी साहब की जानिब से, क्या दलील देंगे इसकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं अर्ज करूँ जी, सबसे पहली बात तो कौसर काज़मी साहब को मैं ये ज़रूर अर्ज करूँगा कि जो NRO है, हमने कभी भी NRO नहीं मांगा, पहली बात। दूसरी बात, तोशा खाना का केस का जिस तरह फैसला हुआ है वो सबके सामने है। हम चाह क्या रहे हैं, या कौसर काज़मी साहब की गवर्नमेंट समझ नहीं रही, या इनको हम समझा नहीं पा रहे, या वो समझना ही नहीं चाहते। पहली बात तो ये है जी कि हम तो NRO मांग ही नहीं रहे। हम तो मांग रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट, एक तो ये जो पंजाब गवर्नमेंट का जिसका मैं भी हिस्सा हूँ और चीफ मिनिस्टर हैं, गो के हम कहते हैं कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, लेकिन चले अल्लाह ताला ने उनको एक मौका दे दिया है। हम ये चाहते हैं कि ये तो खुद एडमिट कर गए कौसर काज़मी साहब के वहाँ पे जो हर्डल्स लगाई जाती हैं अंदर जेल के लिए जाने के लिए, जब तक उनकी हर्डल्स नहीं थी, मिलने दिया जा रहा था। ये एक रूटीन का प्रोसेस हो गया। 5 बंदे उनके पॉलिटिकल लोग मिलते थे, थर्सडे को अपना ट्यूसडे को मिलते थे उनके खवातीन खानदान के लोग और उनके वकला। अच्छा, उसके बाद शुरू हो गया, रोकना शुरू हो गया। हम 3-4 दफा गए। एक दफा मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी पार्टी की हिस्ट्री में पहली दफा हुआ कि तीनों लीडर ऑफ द अपोजिशन, सेनेट के शिबली फराज साहब, उमर अयूब साहब कौमी असेंबली के, और मैं, हम तीनों को अलॉन्ग विद अपना हामिद रजा साहब और असद कैसर साहब जो कि फॉर्मर स्पीकर हैं, हम सबको उन्होंने अडाला चौकी में अबडक्ट कर लिया, बिठा लिया। 3 घंटे हमें बिठाए रखा। देखिए सर, बात ये है, ये जो बड़ी आम हालात में तो ये जो बातें मेरे भाई कर रहे हैं, ये बड़ी एक बिल्कुल कोई इसमें रॉकेट साइंस नजर नहीं आती, लेकिन मैं उधर मौके पे जाता हूँ, ये तो ये करते हैं जी कि 3-3 किलोमीटर दूर खड़े कर देते हैं, ट्रैफिक बंद कर देते हैं, और फिर उधर अंदर से जेलर को जब सुपरिटेंडेंट को पैगाम जाता है तो वो कहते हैं जी मेरे बस में नहीं है। मैंने कई दफा उधर पुलिस ऑफिसर्स को कहा, मैंने कहा यार ये तो आप खुद एक एक्टिविटी जनरेट कर देते हो, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, आज सोशल मीडिया का दौर है, लोग उधर आ जाते हैं, बंदे वर्कर्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर ये 3 बहनें हैं वो मिल लें, या वकला मिल लें, या 5 पॉलिटिकल लोग होते हैं जिसमें उनके अपने यही MNAs MPs और जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं, खान साहब को जिनको वो बुलाते हैं, तो उसमें कौन सा को अंदर ऐसा प्रोग्राम बन जाना है कि वो कोई खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ हो जानी है। जब इनकी मर्जी होती है तो ये इतवार वाले दिन भी जेल के दरवाजे खुलवा देते हैं। मैंने जो असेंबली में भी यही क्वेश्चन किया कि अडयाला की डोमेन का हमें पता चल जाए कि ये क्या पंजाब गवर्नमेंट के पास है या उनके पास है, जिनके ये आए हैं। मैं तो डेफिनेटली कहीं कहूँगा कि क्या उधर भी वो काम कर रहे हैं या पंजाब गवर्नमेंट के पास है। तो ये जो भाई मेरे बात कर रहे हैं ना जी, एक्चुअली NRO की बात ही नहीं कर रहा। हम अगले दिन हाई कोर्ट जब हम इकट्ठे हुए, हमने को खान साहब के लिए ये नहीं कहा कि खान साहब को आप बगैर उसके हम तो ये रिहा कर दे। हम तो ये कहते हैं कि खान साहब के केसेस लगाए। अच्छा। अब लास्ट टाइम जब हाई कोर्ट लाहौर में हम इकट्ठे हुए, अब देखिए, एक मैं आप अर्ज कर दूं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि लोग अब खान साहब की तारीखों पे जब केस होते हैं तो वॉलंटियरली लोग आना शुरू हो जाते हैं, वर्कर्स, और दिन ब दिन रश बढ़ रहे हैं। तो इसमें तो अब 5 तारीख हाई कोर्ट ने लगा दी, 5 तारीख इधर लाहौर भी लग गई। तो अगर ये को महीना पहले लगा देते तो वो आज इतना टेंशन पैदा ना होती। दूसरी बात सर ये है कि जब आप फंडामेंटल राइट है अगर नहीं मिलने दिया जा रहा तो किसी ना किसी जगह पे इसको रोकना चाहिए। क्यों नहीं अदालतों के हुक्म पे नहीं मिलने दिया जा रहा। और एक दफा तो सुपरिटेंडेंट जेल, उधर मैं ये कौसर काज़मी साहब को ये बता दूं कि
उधर अदालत में कह के आया है, और जब इधर हम आए हैं तो उसने कहा जी मेरे बस में नहीं है। अब इसमें दो चीजें हैं, या तो ये बरी जिम्मा हो जाए कि हमारा अडयाला के साथ कोई चले इस पे तो ये कौसर काज़मी साहब ने कहा और आपने सुना, इस पे तो कल फिर गालबन मुलाकात डे है और कल इस पर काफ़ी चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी। मुझे ये तय वो जगह आपका दावा है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से अरकान आपके साथ राब्ते में हैं, इस पर कितनी हकीकत है? देखिए सर, बात यह है कि जो सियासी लोग होते हैं ना वो राब्ते में रहते हैं। पहली बात, नाराजगियाँ बहुत ज़्यादा हैं इनके अरकान की, इनकी हुकूमत से। जब हमारे लोग छोड़ के उधर गए थे तो 3 दिन पहले तक हम भी कहते थे कि हमारे सारे अरकान इकट्ठे हैं। मेरे भाई ये कहते रहे कि सारे इकट्ठे हैं, लेकिन इकट्ठे नहीं है। आखिरी जो पार्लियामेंट्री पार्टी जो कि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने उधर की 90 शहरा पे, उस पे ये हाजिरी निकलवा के देख लें, इनके कम से कम 50 बंदे कम हैं। और जब सीएम प्रिजाइड करता है तो मेरे ख्याल में कोई एमपीए, ये भी जानते हैं, मुझे भी पार्लिमानी सियासत का इतना तजर्बा है कि कोई एमपीए कोई गैर हाजिर नहीं होता। कोई ख़ास वजह होती है, 1-2 बंदे गैर हाजिर होते हैं। इनके ऑलमोस्ट 50% एमपीएस इनके गैर हाजिर थे। मेरे साथ, हमारी पार्टी के साथ लोग राब्ते में हैं, पॉलिटिकल लोगों के राब्ते होते हैं। पार्लिमानी नॉर्म्स ये कहती है कि उनको डिस्क्लोज ना किया जाए। यानी पिछले दिनों अब स्पीकर साहब ने एक बात की कि हमारे साथ 25-30 बंदे राब्ते में हैं पीटीआई के। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जब टाइम आया तो ये पता चल जाएगा। जब किश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, तो मेरा ख्याल में वो बोझ उतरेगा। काज़मी साहब, ये तो 50 बंदे आपके जो हैं वो तो कोई और राह ले चुके। पार्लियामेंट्री पार्टी में कम हुए, अगर काज़मी साहब उधर मौजूद होंगे उस पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास में तो उनको हाजिरी का पता होगा। ठीक है, जो लास्ट इनकी हुई। देखिए नंबर बहुत ज्यादा बता दिए हैं मेरे भाई ने। लेकिन मैं चले ये आप मान रहे हैं कि नंबर कोई थे? नहीं, कुछ लोग मुल्क से बाहर थे, बिल्कुल ऐसा है। कोई है ही नहीं था मुल्क, जब है नहीं बंदा मुल्क के अंदर मौजूद तो वो कैसे जाता। लेकिन अच्छा काज़मी साहब इसी बीच में आप बात मुकम्मल कर लीजिएगा, लेकिन इसी बीच में पिछले दिनों मेरे भी एक राबिता हुआ, किसी शो के लिए इनवाइट करना था। तो एमपीए साहब का ये कहना था कि सेनेट के इलेक्शन की वजह से हमारी मीटिंग्स है जो 27 तारीख को कल भी हुई है। उन्होंने कहा 2 हफ्ते पहले से हमें ये कहा गया, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने कहा 2 हफ्ते पहले से हमें कहा गया कि बैरून मुल्क का सफ़र नहीं करना। तो जब इस तरह की इंस्ट्रक्शन आपकी पार्टी की तरफ से पहले ही दी गई हैं तो फिर तो गैर हाजिरियां सवाल इलेक्शन से बिल्कुल पहले जो बंदा बाहर है, इलेक्शन से पहले वो आपको बिल्कुल पाकिस्तान में नजर आएगा। ऐसी तरह की हदायत हैं। लेकिन ये उस पीएमएलएन की बात कर रहे हैं कि जो सख्त तरीन मसाइब का दौर था, मियां नवाज शरीफ बाहर थे, पाकिस्तान के अंदर फैज रजीम अपने अरूज पे थी। वो जो महकमा ज़राअत समेत सारी चीजें इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी आपने देखी, एक बंदा नहीं टूटा पीएमएलएन का। किसी ने आके मीडिया टॉक नहीं की, किसी ने आके माफी नहीं मांगी। तो ये बिल्कुल मेरे भाई खुशफहमी में जरूर मुब्तला रहे, लेकिन जब वक्त आएगा, लेके जब आएंगे, दावे तो होते हैं, मरकज में भी हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं, लेकिन अगर नंबर्स पूरे हैं तो क्यों दे रहे हैं हमें थोड़ी बहुत तकलीफ आ जाए। बिल्कुल आगे आए और तरीके अदम एतमाद ले आए, क्योंकि नंबर्स तो आपके पास पूरे हैं। तो इसमें तो कोई वो बात ही नहीं है। दूसरी बात, एनआरओ की बात मैंने नहीं की, मलिक अहमद साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अलीमा खान साहब टोटली ऑपोजिट बात करती हैं। वो कहती हैं आए हमसे बात तो करें, अभी नहीं कर रही। 2024 नवंबर से लेके 2025 मई तक 4 दफा उन्होंने ये बात की है कि आए आप हमसे बात करें, मेरे भाई से चाहते क्या हैं, मेरे भाई को छोड़ते क्यों नहीं। तो इसको क्या कहते हैं भाई? तो इसके जवाब में हम यही कहते हैं कि बरतानिया से पैसा आता है, लेकिन आपने अपनी इंटेंशन शो की, आपकी चोरी साबित है। आपने उसके बदले जमीन ली, हीरे जवाहरात, हार, अंगूठियां, मलिक रियाज से क्या क्या मराहत ली जाती रही। तो एक साबित शुदा चोरी के केस में बंदा अंदर है, उसको कोई हुकूमत कैसे छोड़ सकती है किसी भी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत। लेकिन अलीमा खान के अल्फाज और मलिक अहमद खान साहब के अल्फाज में जमीन आसमान का फर्क है। आप अभी उनका वो शॉर्ट प्ले कर दें, उसमें वो क्या कह रही हैं और मलिक अहमद खान साहब क्या कह रहे हैं। हमें तो यही समझ आ रही है कि मैं तो बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे बात कोई नहीं करता। अब बात अब से कौन करेगा? जी मलिक साहब अंदर बैठ के। जी मलिक साहब जी मैं इसमें ये अर्ज कर दूं, देखिए बातचीत
को हमने कभी भी नहीं बंद किया बाख्तियार लोगों के साथ। देखिए, मैं इनके पास कौसर काज़मी साहब बैठे हैं, इनके पास बातचीत का अख्तियार ही नहीं है, इनसे मुराद इनकी पार्टी के पास। तो बाख्तियार लोगों के साथ, क्योंकि किरदार आप किसी इलेक्शन में भी नहीं अपना नज़रअंदाज कर सकते। और मैं ये समझता हूँ कि बार बार हम कह रहे हैं, अच्छा हुआ क्या है। देखिए, 1.5 साल 1.25 साल हो गए इनकी गवर्नमेंट को। पहले दिन से हम कह रहे हैं राणा साहब के हमेशा गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है। गवर्नमेंट को हमने पहले दिन, जिस तरह भी गवर्नमेंट आई, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। अभी कौसर काज़मी साहब ये कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट बनाए। देखिए, हमें तो गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी ने ऑफर की थी मरकज में, हमने इस मैंडेट इस इलेक्शन की गवर्नमेंट बनानी नहीं थी। अगर हम गवर्नमेंट बनाते तो हम तो मरकज में आज इक़्तिदार में होते और हमारे ऊपर इतनी तकलीफें ना होती। गवर्नमेंट हमारा राणा साहब मकसद ही नहीं था। अच्छा चलें, मैं मलिक साहब अगर इसी बात को ही रख लें, तो वो क्यों चाहेंगे इस वक्त में, कि जिस वक्त में बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये जो है दौरे चल रहे हैं, और जिस वक्त में अगर एक आम सारिफ के तौर पे भी देख लिया जाए, एक आम पाकिस्तानी के तौर पे भी, इस वक्त हुकूमत को क्या मुश्किल है? नहीं, मैं मुश्किलात हुकूमत की नहीं बात कर रहा। हम हुकूमत के पास एक चीज नहीं है, वो है उनकी जो अवाम की मोरल सपोर्ट है। देखिए, जमहूरी हुकूमत का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? जमहूरी हुकूमत का सबसे बड़ा हथियार होता है कि उसके पास अवाम की मोरल सपोर्ट हो, जो कि इस गवर्नमेंट के पास नहीं है, और वो उसके पास नहीं है। बाकी तो जिनके सहारे ये आए हैं, ताकतवर लोग हैं, ये बैठे हैं और अपनी मर्जी से कर रहे हैं। नशिस्तें छीन ली, FIR हो रही हैं, जिस तरह धक्कम पेल हो रही है, जिस तरह लोगों को ये दबाया जा रहा है, हमारे वर्कर्स को, हमारे जितने लोग दहशतगर्दी के, देखें आप अंदाज़ा कर लें कि एक एक FIR के दरमियान 400 किलोमीटर का फासला है, और 400 किलोमीटर के फासले पे एक बंदे पे सेम डे सेम टाइम पे FIR है। दूसरी बात, जेल के अंदर ट्रायल हो रहे हैं, ATC के जो जेल के अंदर ट्रायल होते हैं। देखिए, ये जब ये बना था ना कि जेल के अंदर किसके ट्रायल होंगे, वो तो मखसूस तंजीमों के लिए बना था कि कोई ब्लास्ट को उनको खतरा होता था, जजेस को, वकला को। ये अगर सियासी कारकुनों के साथ इस तरह का सलूक करेंगे तो कल तो हर किसी की बारी आ सकती है। और मैं ये समझता हूँ कौसर काज़मी साहब, आप एक पॉलिटिकल वर्कर के साथ साथ सहाफ़ी भी रहे हैं और आप बड़ा गहरा इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। अगर PTI की मकबूलियत ख़त्म हो गई है और मुस्लिम लीग की मकबूलियत बहुत है, तो फिर PTI ने एक दरख्वास्त दी है, चूँकि दरख्वास्त इस हवाले से दी है कि इलेक्शन हो रहा है उधर सियालकोट में, ज़िमनी इलेक्शन, उसमें जलसे की दरख्वास्त दी है, तो क्या आप जलसे की इजाज़त देंगे? देखें राणा साहब, मलिक साहब बड़े मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। जिस तरीके से सबसे पहले इन्होंने इलेक्शन पे एतराज़ किया ना, पाकिस्तान की तारीख उठा के देख ले, 47 से लेके अभी तक आपको जितने भी इलेक्शन बीच में हुए हैं, अपोजिशन जमातें हमेशा उस पर एतराज़ करती हैं। जिस तरह हम सबूत के साथ बात करते हैं, हवा में तीर नहीं चलाते कि यार फॉर्म 47, फॉर्म 45। भाई, आपकी 56 सीटों को क्या 116 में नहीं बदला गया? और जो 100 जो हमारी सीटें थी, क्या उनको 64 में बदल के कराची में 2 सीटों के मुकाबले में 14 आपको 2018 में दी गई? और फिर कुछ अरसे बाद ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, उसमें 21 हल्कों में सिर्फ 2 जीतते हैं आप इलेक्शन। तो क्या हम उस इलेक्शन को क्या कहें? बड़े मुनसिफाना इलेक्शन थे। तो ये जो इतराज़ात हैं, ये हर इलेक्शन में उठाए जाते हैं। देखें, जहां तक जलसे की बात है ना जी, जलसे से पहले इनके जो अल्फाज होते हैं राणा साहब, वो बड़े अजीबो गरीब किस्म के होते हैं। अभी भी देख लें, हम निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे, हम वहाँ पे टेंट विलेज बनाएंगे मरगला की पहाड़ियों पे। मतलब है कि जो मोटरवे इस्लामाबाद पेशावर है, जो आवाम रोजाना की बुनियाद पे कैपिटल का सफर करते हैं, हम उनको रोक देंगे। जब ये रोकने की इस तरह की बातें करते हैं जिसमें तशद्दुद का आंसर आता है, तो वहां पे हुकूमत वक्त अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मारगला की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सियालकोट के इलेक्शन की तरफ आ रहा हूँ जी। मैं ज़िमनी इलेक्शन की ही तरफ आ रहा हूँ भाईजान, कि इन हालात के अंदर जब भी मसला ये होता है कि जब हमारे मुल्क के अंदर इस तरह के हालात होते हैं, एहतजाज तो बहरहाल इनको याद आता है।
ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब मुतलका इंतजामिया को एप्लीकेशन अगर इनकी तरफ से दी जा चुकी है या नहीं दी, मलिक साहब बेहतर बताएंगे, तो उसके जो वहां के डायनामिक्स उनके तहत उनको इजाजत मिल भी सकती है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जहां तक ये इलेक्शन पे एतराजात की बात करते हैं, फिर बतौर मजमूई बात किया करें कि हर इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख के अंदर, उसमें लोगों ने एतराजात उठाए। ये हमें नवाजने की बातें करते हैं, हमें बेख्तियार कहते हैं। भाई आपने खत लिख के देख लिया, तो आपको क्या जवाब मिला एस्टेब्लिशमेंट से कि आपने अगर बात करनी है तो आपने सियासी क़यादत से बात करनी है। वो बार 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 आपको ये बात कहते हैं, आप बार बार कहते हैं नहीं जी हमने तो आपसे बात करनी है। भाई वो नहीं करना चाहते तो क्या हम उनके पाँव पकड़ लें, हम उनकी मेहनत करें कि आप जाके बात करें? वो नहीं करेंगे। आपके सर जब तक साले 9 मई है, जिसको कभी आप अपने लोग मान लेते हैं, कभी आप उनसे इनकार कर देते हैं, कभी वो जेल से छूटते हैं सीधा केपी हाउस जाते हैं, वहां पे वजीर आला हाउस जाते हैं, वहां पे उनको इशाइये दिए जाते हैं। तो एक बात पे आ तो जाएं कि यार हमसे ये गलती हुई है 9 मई को, हम उस पे कौम से माफी मांगते हैं। एक तरफ आप कहते हैं बिल्कुल ठीक हुआ, वो शानदाना गुलजार है, इनकी रोज दमकाती है आगे, भाई हम जनाब वो दरवाजे तोड़ देंगे, जजों के घरों में घुस जाएंगे, हम इनको बताएंगे, मांगेंगे नहीं, छीन लेंगे। अपना जो लबो लहजा है उसमें बतौर सियासी जमात ये वक्त की जरूरत है आपकी बका के लिए, आप उसमें तब्दीली लेके आए, लेकिन उसमें रोज बरोज शिद्दत आ रही है, कमी नहीं आ रही। मलिक साहब वो तो कह रहे हैं कि आपके लहजे सख्त होते जा रहे हैं। सर इसका जवाब ये है कि मैं तो हमने पहले दिन क्या मुतालबा किया था गवर्नमेंट से कि जुडिशल कमीशन बना दे 9 मई का, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरे चोरी किए हैं उनको कटहरे में लाया जाए। और उसके बाद सर बात ये है कि अगर इनके पास दोनों गवर्नमेंट थी, सबसे बड़े सूबे की गवर्नमेंट इनके पास और मरकज में भी इनकी कोalition गवर्नमेंट, अब मैं ये समझता हूँ कि ये क्यों भागते थे जुडिशल कमीशन से। उसमें अगर गुनाहगार हम हो जाते तो इनके पास पूरा एक प्रूफ होता कि ये गुनाहगार हैं। अब ये कहे जा रहे हैं कि आपके जिम्मे 9 मई लगता है। अदालतों ने हमें जो 3-4 केसेस आए हैं, उन केसेस में अदालतों में हमें फारिग कर दिया। जिस दिन 9 मई हुआ है उस दिन इमरान खान तो अबडक्ट हो गए थे, उनको तो ले गए थे, वो तो 2 दिन उनका पता ही नहीं था, ना उनके पास को फोन था, उन्होंने कैसे 9 मई करवा दिया। देखिए बात ये है सर कि हम तो एक बात कर रहे हैं कि 9 मई का अगर ये कहते हैं ये डिटरमिन करें और जो जो हमारे पास चीजें हम इनको दें, और हुकूमत ये जमहूरी हुकूमत थी, इस जमहूरी हुकूमत को चाहिए था कि अपोजिशन का सबसे बड़ा मुतालबा पहले दिन से था कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उस वक्त केसेस के फैसले नहीं हुए थे। अच्छा अब इनके, लेकिन उसके बाद भी जुडिशल कमीशन बन सकते हैं। दूसरी जो कौसर काज़मी साहब ये बात कर रहे हैं, इस दफा तो कोई चीज बाकी नहीं रही। इलेक्शन के 2 साल भी लोग उसी तरह एक फस्तैयत और अजाब का शिकार हैं। इलेक्शन भी गुजर गया, हर चीज गुजर गई, लेकिन अभी भी तसल्ली नहीं हो रही। तो मैं देखिए ये चीजें जिम्मे किसके लगती हैं हमेशा, इनको भुगता कौन है? भुगता है इनको जो सियासी गवर्नमेंट होती है। कभी भी आप ये बात मैं ये इस पे आपके चैनल पे ये कह रहा हूँ, कभी भी कोई डिक्टेटर को मार्शल लॉ कोई इदारा नहीं उसका जिम्मेदार होता। लेकिन अगर हम यही आप कहते रहे, इनके पास इनिशिएटिव था, ये इनिशिएटिव लेते, ये पहले जुडिशल कमीशन बना देते, उसके बाद हमने 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन था वो बना देते। कुछ तो ये देखिए, ये अगर यही राग अलापते रहे तो सदा तो बादशाही अल्लाह की है, इनका नंबर भी आना है। मैं तो असेंबली में भी यही बात करता हूँ कि कहीं से तो सियासी ये शुरू हो जाए। देखिए 85 में जब इनको गवर्नमेंट मिली हुई है, नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त आपको भी याद होगा, कौसर काज़मी साहब को भी शायद याद हो, मुझे तो याद है कि उस वक्त भी एक डिक्टेटर ने उनको सीएम बनाया और आगे चले। फिर इनकी और पीपल्स पार्टी की लड़ाई हो गई। नतीजा ये निकला कि इनको एक दफा इनको आपस में बैठना पड़ा। तो इस दौरान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई। ये पहले कौसर काज़मी साहब कभी भी नहीं हुआ, ये पहली दफा हुआ और अभी तक जारी है। ये वो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं ना अपना राणा साहब के न्योंदरा, यानी जब पंजाबी में हम किसी की शादी पे जाते हैं, पंजाब के रवाज है तो कहते हैं पहले दसो जी नौंदरा किन्ना पे है, उन्होंने सन किन्ने दिते नहीं। फिर बंदा कोई 400-500 या 1000 या जितनी जिसकी इस्तेदाद होती है उससे ज्यादा देता है। अच्छा। तो ये जो न्योंदरे डाल रहे हैं मेरे भाई, आप इतने न्योंदरे ना डालें कि कल उससे ज्यादा आपको वापसी मिले। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि कभी भी अगर किसी काज़मी साहब जी राणा साहब, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, लेकिन आवाज़ आ गई है उनकी तरफ से आ रही है कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो हैं
ये कोई पैकेज तय हुआ है, कोई डील है या ख्वाहिश है? साहब देखें, हमारे इत्तेहादी जरूर हैं, लेकिन वो हम में जम नहीं है। एक सियासी जमात है जिसका अपना मंशूर है, जिसकी अपनी सियासत है, जिसके अपने, लेकिन उनके बगैर आप हुकूमत नहीं कर सकते। और नहीं, देखें मखलूत हुकूमत है ना जी, कोई किसी के उन्होंने तो ऑफर की थी। अभी मलिक साहब कह रहे थे खान साहब को ऑफर हुई है, हमने अगर हुकूमत करनी होती तो गलतियां तो आपके खान साहब ने बाहर हाँ की हैं। हमारे एहसन इकबाल ने छेड़ने के लिए टॉक शो में कह दिया असेंबली तोड़े, उन्होंने तोड़ दी। उन्होंने कहा पंजाब तोड़ दी, उन्होंने तोड़ दी। उन्होंने केपी तोड़ दी। तो ये सियासी फैसले तो उनसे होते नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि सियासत में नौ मौलूद हैं खान साहब। क्रिकेट में वो ऐसे प्लेयर हैं कि आज तक हमसे बड़ा फैन ही शायद कोई उनका हो, बादशाह थे, लेकिन सियासत में वो नौ मौलूद हैं और हम ये कहते हैं। तो इस तरह की गलतियां तो उनसे होती हैं। बाकी बिलावल जो है, हर जमात का ये एक काविश होती है, कोशिश होती है कि मरकज में हुकूमत बनाए, अच्छा काज़मी साहब कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ मैं। ठीक है, हर पार्टी की ख्वाहिश है, लेकिन इस वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोले, जमीयत उलमा इस्लाम फे बोले, जमात इस्लामी बोल दे, या कोई और जमात जो आपके साथ इत्तेहाद में नहीं वो बोले तो समझ में आता है। लेकिन आप जिस इत्तेहाद के अंदर हैं या जो वफाकी हुकूमत है, उसके आप पार्टी के सरबराह को बैरून मुल्क दौरों का अमीर बना के भेजें और उस वक्त में आप यकजहती का पैगाम दे रहे हों, बैरूनी सिफारतकारी पे तवज्जो दे रहे हों, वैसे वक्त में आवाज़ आना वो अचंभे की बात है, वो हैरान कुन है, वो नॉर्मल बात नहीं लगती। साथ में इजाफा कर दें कि जरदारी साहब ने यह भी कहा है कि जनूबी पंजाब से कितने MNA और कितने MPA जो हैं वो मैं ले जाऊंगा। ये कहाँ पे कहा है उन्होंने राना साहब? मैंने वाकई नहीं सुना उनका, ऑनेस्टली मैंने नहीं सुना। ये लाहौर में देखिए सियासी जोड़ तोड़, अच्छा सियासी जोड़ तोड़ जो होते हैं वो भी सियासी जमातों का एक उसको तरीका कह दें, बिल्कुल हर जमात करती है। जिस तरह मलिक साहब के पास हमारे पता नहीं 40 के 50 लोग इनके राब्ते में हैं, हो सकता है 30 40 50 उनके साथ राब्ते में हो जो दावा कर रहे हैं, लेकिन जब अमलन चीज साबित करने की बारी आती है तो वो जीरो होता है मामला। तो हम ये पूरी उम्मीद रखते हैं, हम भी ये कहते हैं वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ, हमने बारहा ये कहा पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के साथ, अभी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, हम ये कहते हैं कि मरियम नवाज जिस तरह पंजाब में काम कर रही है, अगली वज़ीर आज़म पाकिस्तान मरियम नवाज शरीफ है, क्योंकि उसको मेरिट पे आती है, उन्होंने काम करके दिखाया है। तो ये दावा करना, शहबाज शरीफ साहब नहीं है अगले वज़ीर आज़म। हम ये वही ऐलान, जहां तक नारों की बात है, मैं तब आपको ये बात इस तरीके से कह रहा हूँ, उसको समझें कि भाई नारे तो हर जमात लगाती है, हम भी लगाते हैं वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ होंगी, फ्यूचर मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म जो हैं वो मरियम नवाज शरीफ होंगी। तो ये सियासी जमातें बिल्कुल करती हैं और उस पर काम कर रही होती है, मेहनत कर रही होती है। अगर बिलावल के हवाले से ठीक है, यानी वो कर रही होती हैं, तो इस तरह नारे जो हैं वो मलिक अहमद खान साहब क्या कहते हैं कि ये सियासी बयानात हैं या फिर पसे पर्दा कुछ और हकायक है? देखिए सर, बात यह है कि दोनों जमातों के अपने मफादात हैं। हम तो ये समझते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी किया, हम समझते हैं क्या किया भी है कि हमारा मैंडेट चोरी किया है अपना इस 2024 इलेक्शन में। हमने तो पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट नहीं बनानी थी। अब इनका आपस में डेफिनेटली एक 3 तिहाइयों में इनका चूँकि पहले इख्तलाफ रहा है, तो ये चीज़ें तो अब ये बेहतर खुद ही समझ सकते हैं। तो ज़ाहिर जरदारी साहब को कहीं से इशारा हुआ होगा कि आप अपना काम करें, तो उन्होंने ये बात की होगी। लेकिन मैं असल में ये इनका अपना अंदरूनी मामला है कि मैं इस पे क्या नहीं डिस्कस करूंगा। मैं तो अपना बताऊंगा कि हालात चेंज हो चुके हैं। अब लोगों के पास ताकत है, लोगों ने इस दफा देखिए जितना बड़ा इस दफा मैंडेट छीना गया, इस दफा अगली दफा शायद लोग ना करने दें, क्योंकि लोगों ने गुस्सा निकाला है और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उभरी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। देखिए सर, बात यह है 2002 में मुस्लिम लीग नून पे जितना और उस वक्त के डिक्टेटर ने जो कुछ भी किया, लेकिन उनका निशान नहीं छीना गया था। उनके निशान के तहत उसकी जमात ने इलेक्शन लड़ा था, उसके बावजूद बड़ी थोड़ी मिकदार में इन्होंने सीटें ली, लेकिन जमात चलती रही। तो इस दफा हमें तो बिल्कुल ही इन्होंने निशान भी ले लिया। और मैं समझता हूँ कि जो उस वक्त की निगरान गवर्नमेंट थी, मैं उनको निगरान नहीं समझता, वो भी एक तसलसल था मौजूदा गवर्नमेंट का, क्योंकि एग्रीमेंट के साथ सारा कुछ चल रहा था। उसकी वजह ये देखें कि आपकी जितनी पंजाब की जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो केयर टेकर गवर्नमेंट की बैठी है।
अगर आपके उधर के जो सीएम थे वो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर है मरकज में, इसका मतलब यह है कि वो मुस्लिम लीग नून के तो इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है ना जी, वो तो उस वक्त के निगरान थे। तो ये चीजें जो है, ये चीजें बेशक मुस्लिम लीग नून इनकार करती रहे, लेकिन इनके अंदर इन चीजों का पूरा इदराक है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं तो इसलिए कहता हूं कि इससे पहले कि ये सारी चीजें वो न्योंदरे वाली बात हो जाएगी कि कम से कम किसी जगह पे तो ब्रेक लगनी है। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बुचर, कौसर काज़मी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।